हाँ जी, तो आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, ये लोक प्रशासन का एक और अमेजिंग कंसेप्ट है जो कि क्लासिकल टाइम से चला आ रहा है। और हम लोक प्रशासन के अलग अलग कंसेप्ट पर पहले से एक सीरीज़ चला रहे हैं, उसी सीरीज़ की कड़ी में आज ये वीडियो आपके सामने है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और जल्दी से इसको हम समझते हैं। तो आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड को समझने के लिए आप एक पहले छोटी सी सिचुएशन समझ लीजिए। आप एक घर के छोटे सदस्य हैं परिवार के अपने, और आपसे बड़े कुछ भाई बहन हैं, मान लीजिए 2 भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी, ये 6 सदस्य आपके परिवार में हैं। आप क्योंकि सबसे छोटे हैं तो आपको अपने भाई बहन का आदेश भी मानना होता है, माता पिता का भी मानना होता है और दादा दादी का भी मानना होता है। ये अंडरस्टूड होता है। पड़ोस से कोई बड़े व्यक्ति ने कुछ और कह दिया तो मान लीजिए वो भी आपके लिए मानने लायक आदेश हो जाता है, आप मान भी लेते हैं। पर क्या हो कि अगर आपके भाई ने और आपके पड़ोस के किसी बड़े भाई ने एक साथ आपको एक कोई अलग अलग काम करने को कह दिया, आप पहले किसका आदेश मानेंगे? अगर आपने इसका आदेश माना तो हो सकता है ये व्यक्ति नाराज़ हो जाए, इस व्यक्ति का आदेश मान लिया तो हो सकता है ये व्यक्ति नाराज़ हो जाए। मान लीजिए पिताजी ने आपको कोई सामान लाने के लिए भेजा है, पर दादी उसमें आपको कह दे कि पहले आप उनके पाँव दबा दीजिए, क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगा, आपको किसी एक की बात माननी होगी और उनमें से किसी एक को होल्ड पे डालना होगा। इस काम को हो सकता है कि मना भी करना पड़ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को आदेश मानना है ना, वो फंस जाता है एक तरह से, वो अपने कामों को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये चीज़ जब प्रशासन में आती है तो वहाँ पर एक बड़ी समस्या को भी जन्म दे सकती है, और वो समस्या होती है अव्यवस्था की, अनुशासनहीनता की, और आप कह लीजिए कि परिणाम नहीं मिल पाते हैं आपको जिस काम के लिए आप संगठन में जुड़े हुए हैं। तो ये समस्याएं आ सकती हैं कब? जब आपको एक से ज़्यादा व्यक्तियों से आदेश लेने पड़ जाए और उनको मानने के लिए आप बाध्य हों। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड जो लोक प्रशासन का कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आदेश की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहनी चाहिए। क्या होती है ये सिद्धांत? ये कहता है कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। एक कर्मचारी के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, उसके पास आदेश देने के लिए एक ही व्यक्ति होना चाहिए, वो उसी की बातों को मानने के लिए बाध्य होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। ये चीज़ आती है सेना से। प्रबंधन के अंदर ये चीज़ जो आई है वो सैन्य प्रबंधन से आई है। सेना में जो कमांड दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, वो यूजुअली ये फिक्स होता है कि एक व्यक्ति की कमांड को ही कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा, उससे अलग चाहे कोई भी आके कुछ भी कहे वो नहीं मानेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेना में एक कहावत चलती है कि एक खराब सेनापति हो वो 2 अच्छे सेनापतियों से बेहतर होता है, क्योंकि वो एक है, वो जो भी कहेगा उसका पालन किया जा सकेगा। 2 अच्छे लोग मिलकर भी अलग अलग आदेश दे देंगे तो सेना उनके हिसाब से नहीं कर पाएगी, हो सकता है वो जंग हार जाए। तो इसलिए एक जो है एक होने पर बल दिया गया है, एक बॉस के ऊपर बल दिया जाता है सेना में। और क्योंकि ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है और ज़्यादातर हमारे जो संगठन होते हैं प्रशासन के अंदर वो दोहरे नियंत्रण के लिए नहीं बने होते हैं। दोहरे, तिहरे, चौहरे, मतलब एक से ज़्यादा तरह के नियंत्रण के लिए संगठन नहीं बने होते हैं। उनकी जो फॉर्मुलेशन है वो इतनी बेसिक सी होती है कि वहाँ एक तरह की ही चीज़ें चल पाती हैं। एक से ज़्यादा तरह के आदेश अगर होंगे तो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, अव्यवस्था आने लग जाएगी, अनुशासनहीनता आने लग जाएगी, सत्ता पर टकराव होने लग जाएगा कि कौन जो है मुख्य व्यक्ति है, किसकी बात मानी जाए किसकी नहीं। इस तरह की चीज़ें सिर उठाने लग जाती हैं। तो इसीलिए आदेश की एकता का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है लोक प्रशासन की अवधारणा को समझने के लिए। अब इसके समर्थन में भी बहुत सारे विचारक जो है अपने अपने विचार दे चुके हैं। हेनरी फेयोल एक बहुत बड़ा नाम है, डीमोक एंड डीमोक हैं, पिफनर हैं, प्रोस्थस हैं, लूथर गुलिक हैं। इनमें से कुछ एक विचारकों के ऊपर हमने जो है वीडियो ऑलरेडी चैनल में डाल रखा है। हेनरी फेयोल पर है, लूथर गुलिक पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। इनके प्रशासन के संबंध में जो जो विचार हैं उन सब के बारे में चर्चा की गई है और धीरे धीरे और भी वीडियोज़ की लाइब्रेरी वो बिल्ड होती रहेगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। प्रशासन के बहुत सारे कंसेप्ट पर जो है धीरे धीरे इस चैनल पर कंटेंट बनता जा रहा है। तो वापस आते हैं। इनमें फेयोल ने तो यहाँ तक कहा था कि प्रशासन के अंदर अगर आदेश की एकता नहीं होगी ना तो आपके संगठन में अव्यवस्था जरूर आएगी। वहाँ पर क्या होगा? अनुशासन भंग होने लगेगा, जिन बातों पर मैंने अभी 2 मिनट पहले चर्चा की थी। और इससे क्या होता है कि संगठन के अंदर सत्ता कमज़ोर होती है और ये सब चीज़ों का अल्टीमेटली क्या होगा? संगठन के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आपका जो संगठन जिस चीज़ के लिए भी बनाया गया है, इन सब कमियों के चलते वो अपने उस निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा और वो अपने आप में एक फेल संगठन कहा जाएगा। उसके जितने भी आउटपुट है वो उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे जितने के लिए उन्हें बनाया गया है, उनसे उम्मीद की जाती है। अब आदेश की एकता का बेसिक कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा की जाती है। जब आप बोला है कि ये पद सोपान से जुड़ा हुआ है। अब पद सोपान एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट है ये भी लोक प्रशासन का, जिसके अंदर क्या होता है कि एक संगठन के अंदर जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो अपने सीनियोरिटी के हिसाब से, अपने वरिष्ठता के क्रम से एक से नीचे 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 इस तरह से स्टेप्स बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका जो है ग्रुप ए का ऑफिसर है, फिर ग्रुप बी के ऑफिसर है, ग्रुप सी के एम्प्लॉई हो गए, ग्रुप डी के एम्प्लॉई हो गए। इस तरह से चलता है। ये व्यक्ति इसे आदेश देता है, ये व्यक्ति इसे आदेश देता है, ये व्यक्ति इसे आदेश देता है। अब आप इस पदसोपानी क्रम को देखें तो अपने आप आपको समझ आएगा कि यहाँ पर आदेश की एकता भी चली आ रही है। ए से बी को आदेश मिलेगा, बी से सी को आदेश मिलेगा। तो आदेश की एकता पद सोपान से जुड़ी हुई होती है। ये संगठन का क्लासिकल कंसेप्ट है जो स्टार्टिंग से ही संगठन के बारे में जब बातें की जाने लगी थी तो जिन बातों को सोचकर संगठन के नियम बनाए गए थे उनमें पद सोपान भी आता है और आदेश की एकता भी वहीं से निकल कर आती है। दूसरी विशेषता इसकी वही है जो इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी कार्मिक यानी कि एम्प्लॉय को एक से अधिक व्यक्ति से आदेश नहीं मिलने चाहिए, एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने चाहिए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसकी विशेषता भी इसे कहा जा सकता है। आदेश की एकता से क्या होता है? संगठन के अंदर सत्ता का स्पष्टीकरण होता है।
यानी कि कोई व्यक्ति जिससे आदेश ले रहा है वही अपने आप में सत्ता होगी, ये तय हो जाता है। अगर एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा लोगों से आदेश लेने पड़ जाए तो ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि वास्तविक सत्ता किसके पास है, उस पर्टिकुलर सेटअप का मुखिया कौन है। तो इसलिए सत्ता के स्पष्टीकरण के लिए भी आदेश की एकता का होना जरूरी होता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी आवश्यकता क्या होती है, आदेश की एकता की संगठन में आवश्यकता क्या है, या फिर इसके लाभ क्या है, इन पर अगर हम बात करना चाहें तो क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संगठन के अंदर आदेश की एकता ना होगी तो उससे कार्यों का दोहराव होने लगेगा। दोहराव कैसे होगा, एक व्यक्ति को फिलहाल एक व्यक्ति आदेश दे रहा है, एक उसका बॉस है, उसने कोई आदेश दिया, उसने वो काम कर दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा बॉस आकर उसे कह सकता है कि तुम उस काम को करो, मेरे हिसाब से करो। तो क्या होगा, उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल होगा नहीं कि एक ही व्यक्ति के आदेश मानने हैं। तो क्या होगा, तो उसे दोनों के रूल मानने पड़ेंगे। ज़्यादातर जगह पर क्या होता है, इससे कामों का दोहराव होने लगता है और उससे एनर्जी जो है, संगठन की एनर्जी भी वेस्ट होती है, समय की भी खराबी होती है और एंड रिजल्ट भी आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। तो इसके होने से कार्यों का दोहराव होना बंद हो जाता है। आदेश की एकता होने से कार्यों का दोहराव नहीं होता है, इसका पहला लाभ होता है। अगर कार्यों में दोहराव नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति के कहने से काम चल रहा होगा, तो इससे क्या होता है, इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि होती है, काम जो है वो शीघ्रता से होने लगते हैं। बेसिक सी बात है, एक व्यक्ति को एक ही ऊपर से आदेश मिल रहा है, एक ही तरह के उसको आदेश मानने हैं एक ही व्यक्ति के, तो वो धीरे धीरे करके उसकी सारी चीज़ों की जो है स्पीड से कर देगा और उसको आप कह सकते हैं कि विचलित नहीं होता है वो अपने कामों में। इससे क्या होता है, इससे उसके काम की स्पीड बनती है और स्पीड के साथ साथ उसकी जो एक्यूरेसी है, कार्यकुशलता है, उसकी एफिशिएंसी है, इन सब में भी सुधार आता है, तो जो संगठन के हित में होता है। और तीसरी बात यह है कि इससे सत्ता में स्पष्टता बनी रहती है। ये हमने अभी पिछले पॉइंट में भी बात की थी। सत्ता में स्पष्टता बने रहना संगठन के लिए लंबी दौड़ में काम आता है, क्योंकि इससे अनुशासन, समन्वय, पर्यवेक्षण, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सत्ता अगर स्पष्ट होगी तो उस व्यक्ति की संगठन में जो है, आप कह लीजिए कि अच्छी हिस्सेदारी होगी, उसके आदेश को माना जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पर बाकी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ में नहीं जाएंगी। उत्तरदायित्व को तय करना भी आसान हो जाता है। अगर कोई एक व्यक्ति आदेश दे रहा है और संगठन में कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो ये तय किया जा सकता है ना कि गलती किसकी थी। अगर एक कर्मचारी को 4 बॉस हों आदेश देने वाले और उसके काम में कोई गड़बड़ हो जाए तो वो चारों में से किसी को भी दोषी ठहरा सकता है, बातों को घुमाया फिराया जा सकता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत हद तक संभव होती हैं। लेकिन अगर एक ही आदेश देने वाला होगा तो इस तरह की चीज़ों से भी बचा जा सकता है। उत्तरदायित्व आपको ठीक ठीक अपने सिर पर लेना पड़ेगा कि ये काम मैंने करवाया है, और जो कर्मचारी है वो भी इस चीज़ से नहीं बच पाएगा कि उसे जो है आदेश कहाँ से मिले थे, किसके कहने पर उसने काम को सही या गलत तरीके से किया है। तो ये इसकी आवश्यकताएँ हैं संगठन के अंदर, या इसकी वजह से जो संगठन को लाभ हो सकते हैं आदेश की एकता की वजह से। हम बात करें दोष की, तो कोई भी चीज़ देखिए ऐसा तो है नहीं कि 100% सही होती है, उसमें कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि आलोचना हर किसी की होती है, हर एक कंसेप्ट की, हर एक व्यक्ति की आलोचना होती है। जिसने कुछ किया है उसके विरोध में कोई ना कोई जरूर होगा। तो आदेश की एकता के पक्ष में जो मैंने आपको कुछ विचारकों के नाम गिनाए थे, तो इस विरोध में भी कुछ विचारक हैं और कुछ कंसेप्ट हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी आलोचनाएं नहीं है, उनमें उतना ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो धीरे धीरे उन चीज़ों को सुधार लिया गया है जिसके अंदर दोष थे, और थोड़ा बहुत बदलाव जो है समय के साथ होता ही रहता है। अगर हम इसकी दोषों की बात करें तो एक दोष इसके सामने ये निकल के आता है कि जैसे आजकल के प्रशासन में जटिलताएं हैं, कामों की प्रकृति बदल चुकी है। ये कंसेप्ट जब आए थे, आप ये मान के चलिए कि लगभग 100-150 साल पुराने कंसेप्ट है, जो धीरे धीरे पहले सेना से इंडस्ट्रीज़ में आए, इंडस्ट्री से फिर ये प्रशासन के अंदर आए, तो ये कुछ इवॉल्व हुए हैं। और कामों की प्रकृति उस टाइम पे बिल्कुल सरल होती है। सेना में तो सीधी एक ही बात होती है ना कि आपके जनरल ने जो कमांड दे दी आपको वो माननी है। इस चीज़ को आप इंडस्ट्री में ले गए, इंडस्ट्री का पर्पज होता था लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए प्रबंधन जो है वो कर्मचारियों को, अपने श्रमिकों को कुछ आदेश देंगे और उनको वो मानना है। प्रशासन में ये चीज़ें आई तो प्रशासन के पास इतने ज़्यादा काम नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, छोटी मोटी 3-4 चीज़ें ही होती थी उनकी। उसमें से भी पुलिसिंग और राजस्व को उगाही करना, ये 2 सबसे बड़े काम होते थे प्रशासन के। जनकल्याण वगैरह तो बहुत बाद में चल के आए हैं। तो धीरे धीरे कामों की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति से आदेश लेकर और उसको एक सिंगल लाइन में प्रशासन को चला पाना संभव नहीं है। तो ये हर जगह लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ विचारकों का मानना है। आदेश की एकता को आप हर तरह के संगठन में लागू नहीं कर सकते। कुछ एक संगठन में जहाँ पर सरल प्रशासन है वहाँ पर आप इस चीज़ को चला लीजिए, हर जगह इसको बीच में लाने की कोशिश मत कीजिए। सेक्युलर हडसन ये एक विचारक हुए हैं, ये कहते हैं कि आदेश की एकता जो है ना, ये हालांकि ये इसी तरह का ही आलोचना करते हैं, जटिलता पर ही बात करते हैं। ये कहते हैं कि आजकल के संगठनों के अंदर क्या होता है कि बजट के लिए अलग विभाग होते हैं। मान लीजिए किसी तरह के उपकरणों की आवश्यकता है तो उसके लिए अलग विभाग मिलेंगे, योजना से संबंधित विभाग उसके अंदर अलग होते हैं। किसी अगर हम बिजनेस की बात कर लें, कमर्शियल एंटिटी की बात कर लें, उद्योगों की, तो वहाँ पर भी यही होता है। बजट के लिए अलग हेड मिलेगा आपको, उपकरण वगैरह की खरीद के लिए अलग हेड मिलेंगे, योजना बनाने वाले अलग मिलेंगे, और पर्यवेक्षण वगैरह जो होता है उसके लिए अलग व्यक्ति होते हैं। इन सबसे किसी एक कर्मचारी को डील करना पड़ेगा। वो बजट वाले व्यक्ति को जाके ये नहीं कह सकता कि मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा या तो इस आदमी का आदेश मानूंगा, तो उसकी बाकी चीज़ें रह जाएंगी। जो उसको सुपरवाइज करने आया है, पर्यवेक्षण करने आया व्यक्ति, वो उसको ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ आपकी बात मानूंगा, मैं बजट वाले की बात नहीं मानूंगा। कुल मिला के ये है कि आजकल के जटिल कार्यों की वजह से आप आदेश की एकता को हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसा सेक्युलर हडसन का भी मानना है। इनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए फ्रेडरिक विंसलो टेलर,
ये लोक प्रशासन के अंदर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा नाम है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने साइंटिफिक अप्रोच अपने आप में एक कंसेप्ट ला कर दिया है लोक प्रशासन को। इनका मानना था कि एक दो नहीं, एक व्यक्ति के ऊपर 8 फोरमैन होने चाहिए। फोरमैन यानी एक तरह से आप कह लीजिए पर्यवेक्षक, बॉस ही कह लीजिए। यहाँ पर हम यूनिटी ऑफ कमांड में एक बॉस की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने 8 बॉस जो है लागू कर दिए। 4 तो ऐसे होंगे जो कि योजना बनाने से जुड़े हुए होंगे, यानी ये ऑफिस में बैठेंगे प्लानिंग बनाएंगे अलग अलग चीज़ों की। 4 होंगे वो क्रियान्वयन से जुड़े होंगे। हालांकि इन्होंने ये बात उद्योगों के लिए कही थी, जो बाद में उद्योगों से हर एक चीज़ को प्रशासन में लाया गया है। यूएसए के अंदर जितने भी पॉलिसीज आई थी प्रबंधन के अंदर, उनमें से बहुत सारी को एज इट इज़ जो है प्रशासन में शामिल किया गया। आज जितना भी हम प्रशासन को पढ़ते हैं ज़्यादातर उसके कंसेप्ट उद्योगों से उठाए गए हैं। तो उद्योगों के अंदर वो बात करते थे कि एक जो कर्मचारी है, कोई भी एक श्रमिक है, उसको 4 तो फोरमैन लगेंगे योजना बनाने वाले, 4 लगेंगे क्रियान्वयन करने वाले, अलग अलग काम के लिए थे। इसके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी है तो टेलर के ऊपर मेरा जो है पूरा वीडियो है डिटेल में, उसका लिंक आपको यहाँ अलग से मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट का लिंक पहले दिया है उसमें भी वो टेलर उसमें शामिल है, क्योंकि वो विचारकों की प्लेलिस्ट है। तो वहाँ से आप ये वीडियो डिटेल में देख लीजिएगा क्या क्या इन्होंने बात की। कार्यात्मक फोरमैनशिप के नाम से ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था। यानी कि हम यहाँ बात करें एक व्यक्ति की, वो कहते हैं कि एक नहीं 8 जो है आदेश देने वाले होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग जो है एक्सपर्टीज होती है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होता है, उसका फायदा उठाना चाहिए। उस चीज़ को बाधा ना समझ के काम के अंदर उसे जो है फायदे की चीज़ समझना चाहिए, हर एक के दृष्टिकोण का लाभ उठाया जाना चाहिए। तो ये इसकी कुछ आलोचनाओं के पॉइंट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हमारे अपने विचारों की, या क्या किया जा सकता है आदेश की एकता के संबंध में। हालांकि बहुत पुराना कंसेप्ट है, हमारे कुछ करने ना करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी एक डिस्कशन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आदेश और निर्देश, ज़्यादातर जो आलोचना की गई है ना, वो इसलिए की गई है कि इन दोनों को एक समान समझ लिया गया है, जबकि वास्तव में आदेश कमांड अलग चीज़ है, निर्देश जो है वो डायरेक्शन होती है, गाइडलाइंस होती हैं, ये अलग चीज़ होती है। तो इन्हें एक जैसा नहीं समझा जाना चाहिए। अब जैसे हम टेलर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। टेलर ने जो 8 फोरमैन बताए हैं, उसमें से 8 के 8 जो है आदेश नहीं दे रही हैं। 4 ऐसे हैं जो आपके पास फील्ड में होंगे, जो क्रियान्वयन वाले हैं। 4 हैं जो ऑफिस में बैठे होंगे। अब ऑफिस में बैठे हैं, ये क्या करेंगे, ये कामों की जो है एक पूरी गाइडलाइन तैयार करेंगे, अपने अपने हिस्से के जो काम है उनकी, और उससे संबंधित निर्देश प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ निर्देश देते हैं। अच्छा, जो 4 फील्ड में हैं, जो श्रमिकों के पास फैक्ट्री में मौजूद हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हर एक श्रमिक का जो काम है उससे संबंधित आदेश उसको देंगे। यानी कि दिक्कत इस बात में नहीं है कि कितने व्यक्ति जो है वो बॉस हैं, दिक्कत इस बात में है कि वो आदेश दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं। जहाँ तक निर्देश की बात है, एक से ज़्यादा व्यक्ति निर्देश दे देंगे तो भी जो है वो नुकसान नहीं होंगे जो आदेश की एकता के ना होने से हो सकते थे, जिनके बारे में हमें चिंता थी। आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जो विषय है ना, जिस विषय में आदेश दिया जा रहा है, वो भी इस तरह से चुना जाए कि एक व्यक्ति एक विषय में आदेश दे। मान लीजिए एक फैक्ट्री वर्कर है, उसको काम के घंटे निर्धारित करने हैं, या उनकी जो आप कह लीजिए कि वेतन होता है उससे संबंधित नियम बनाने हैं। इस मामले में ऐसा ना हो कि 2 बॉस या 3 बॉस हों। वेतन तय करना है, वेतन से संबंधित मामलों के लिए किसी के पास जाना है, उस मामले में आप एक ही बॉस बना दीजिए। काम के घंटे निर्धारित करने हैं, इस मामले में आप एक बॉस बना दीजिए। अब एक व्यक्ति काम के घंटों के लिए इससे आदेश ले लेगा, वेतन के लिए इससे आदेश ले लेगा, लेकिन उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अलग अलग विषय पर आदेश दे रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों को अपनाकर जो है आदेश की एकता को भी बनाए रखा जा सकता है, और जो निर्देश हैं वो भी हर किसी से लिए जा सकते हैं। हर एक जो बॉस है, हर एक जो प्रबंधक है, उनके जो है आप कह लीजिए कि उनकी विशेषताओं का फायदा उठाया जा सकता है। संगठन के जो है अल्टीमेट जो उसके गोल्स हैं उनको पूरा किया जा सकता है, और जो आलोचनाएं हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। आई थिंक वीडियो फिर भी लंबा हो चुका है। लोक प्रशासन के बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। अलग अलग प्लेलिस्ट है चैनल पर अवेलेबल है, आपको कुछ एक यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएंगी। चैनल पर विजिट करके वो वीडियोस देखिए, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।